नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी वीआईपी ट्रीटमेंट। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वीआईपी ट्रीटमेंट। कभी कभी कोई शब्द या वाक्य कानों को पार करते हुए भीतर तक पहुंचकर ऐसा धंस जाता है कि कांटे की तरह करकता रहता है। निधि के कानों में भी इकलौते देवर का वाक्य, भाभी आपको तो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, चुभ गया था। लगातार वह भूलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। अपने जीवन का हर पृष्ठ हंसता मलकसा उसके सामने था। यह वाक्य उस देवर ने कहा था जिसे 2 दिन के नवजात शिशु के रूप में उसकी गोद में डालते हुए सास जी ने अंतिम सांसें ली थी। निधि के पति 18 वर्ष के थे और निधि 17 की थी। ससुर जी ने बीमार पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए जल्दी शादी कर दी थी। निधि ससुराल आई तो पता चला कि डॉक्टरों ने गर्भवती सास जी का प्रसव के समय जीवन खतरे में होने की आशंका व्यक्त की थी। उनका रक्तचाप असंयत था, मधुमेह की मरीज थी। 17 वर्ष का बेटा हो जाने के बाद गर्भधारण वह संकोच से भर उठी थी, पर एक बेटी पाने की साध मन में लिए हुए उनका मन उल्लसित था। वह कहती थी, कन्या को जन्म देकर ही कोख पवित्र होती है। पति के लाख समझाने पर भी गर्भपात करवाने की डॉक्टर की सलाह उन्होंने नहीं मानी थी। ससुर जी हताश थे। पत्नी की एक ही रट थी, मेरे इंदिवर का ब्याह कर दो, बहू आकर घर संभाल लेगी और नहीं बची तो मेरे इस शिशु को मां मिल जाएगी। ससुर जी अध्यापक थे। अपने अध्यापक मित्र से उनकी सुशील कन्या को अपने पुत्र के लिए मांग लिया था। निधि सचमुच इस घर और घर वालों की प्राण निधि के रूप में इस घर में आई थी। पूरे समर्पण के साथ निधि ने घर को संभाल लिया और गर्भवती सास का जीवन बचाने के लिए जी जान से उनकी सेवा में जुट गई। प्रसव डॉक्टर की आशंका के विपरीत उनके प्रयास से सकुशल संपन्न हो गया। ऐसा लग रहा था कि सासू माँ विधाता से लड़कर भी इस बच्चे को स्वस्थ जन्म देने की पूरी कोशिश कर रही थी। शिशु का मुख देखकर संतोष का अनुभव हुआ, पर लड़का शब्द सुनकर जैसे लगा कि चेहरे पर निराशा छा गई। पति को इशारे से पास बुलाकर बोली थी, मैं तो इंदिवर को एक बहन देना चाह रही थी, हिस्सेदार नहीं। निधि सुनकर सहम गई। यह क्या कह रही हैं माँ जी? फिर माँ जी ने निधि को आंखों के संकेत से पास बुलाकर कहा, बेटी यदि मैं ना बचूं तो इसे बेटे के रूप में पालना, पट्टीदार के रूप में नहीं। और पति से बोली, इसे निधि की गोद में डाल दो। निधि ने माँ जी की हथेली अपने हाथों में लेकर उन्हें आश्वस्त किया था। दोनों की आंखों में विश्वास और संवेदना के आंसू छलक आए थे। निधि ने कहा था, माँ जी मैं आपकी बेटी हूँ और इसे भाई की तरह पालूंगी, पर आपकी देख रेख में। आप ठीक हो जाएंगी। पर होने को कौन टाल सका है। माँ जी की सांस बड़ी होने लगी थी। डॉक्टर और नर्सें भाग दौड़ करने लगी थी। पूरी कोशिश हुई, पर वह नहीं बच सकी थी। निधि ने अपना वादा पूरा किया था। पति से कहा था, आपसे कुछ मांग रही हूं, मना ना करना। फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। पति ने स्वीकृति में उसका हाथ थामकर हामी भर ली थी। निधि ने कहा था, हम अपनी संतान को जन्म नहीं देंगे, यही बच्चा हमारा सब कुछ होगा। और हिमांशु को पालने में पति पत्नी दोनों ने अपना तन मन धन सब लगा दिया था। सासू जी की मृत्यु के सदमे को ससुर जी अधिक वर्षों तक नहीं झेल सके थे। उसके बाद किसी तरह 5 वर्ष बीमारी झेलते हुए काटे और एक दिन इंदिवर से बोले, बेटा मैंने सपना देखा है, तेरी माँ कह रही है उसका मन नहीं लग रहा है, मुझे बुलाया है। इंदिवर और निधि दोनों ने उन्हें बहुत संभालने की कोशिश की। उनके उपचार में और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें हिमांशु में मन लगाने के लिए बहुत समझाया,
पर वे हिमांशु को पत्नी की मृत्यु का कारण समझकर उसे दुलार नहीं कर पाते थे। और फिर एक दिन वह भी हिमांशु को छोड़कर उसकी माँ के पास चले गए। इस मातृ पितृ विहीन भोले शिशु की ओर देखकर निधि का हृदय प्यार, वात्सल्य और करुणा से विह्वल हो जाता था। उसे पालने में उसने अपने दाम्पत्य जीवन को, अपनी संतान के वात्सल्य सुख की भी उपेक्षा कर दी। नाते रिश्ते, अड़ोस पड़ोस में सर्वत्र निधि के वात्सल्य भाव और त्याग की सराहना थी। इस कलयुग में भी कोई ऐसा हो सकता है? लोग आश्चर्य व्यक्त करते थे। हिमांशु का भविष्य संवारने के लिए, उसकी ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिए निधि ने अपने जेवर गिरवी रख दिए, जो अभी तक वे वापस नहीं छुड़ा सकी थी। पति ने रात दिन खेतीबाड़ी में मशक्कत करके अपने गौरांग को श्याम बना लिया। खेत या कोई और संपत्ति नहीं बेचा कि वह हिमांशु का है, उसके भविष्य के लिए है। हिमांशु सयाना गबरू जवान हो गया, मेडिकल परीक्षा में चयन हो गया। उसके लिए तमाम रिश्ते आने लगे। निधि इंदिवर हिमांशु की नववधु के पायलों की रुनझुन के गूंजते स्वरों का सपना देखने लगे। निधि की एक चचेरी बहन रूप, गुणशील और योग्यता में हिमांशु के लिए उपयुक्त पात्र लगी। उसका भी MBBS के लिए चयन हो गया। निधि को लगा अब कंचन को अपनी देवरानी बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। वह सचमुच खरा सोना थी। मध्यम वर्ग के माता पिता ने बड़ा संघर्ष करके बेटी को इस योग्य बनाया था। कंचन ने अभावों में पलकर भी स्वयं को और माता पिता के सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश की थी और सार्थकता प्राप्त की थी। निधि ने चाचा से बात करने से पहले कंचन से पूछा, कंचन, मेरा हिमांशु तुझे कैसा लगता है? कंचन के नयन लाज से नत हो गए। पहले संयुक्त परिवार के संस्कारों में पली कन्याओं की यह मुद्रा स्वीकारोक्ति समझी जाती थी। निधि के सपनों को पर लग गए। उसे हिमांशु पर पूरा भरोसा था। वह अपनी भाभी माँ की बात नहीं टालेगा। वह उल्लसित होकर अपने चाचा से बात करने जाने को तत्पर हुई तो इंदिवर ने उसे रोका। इंदिवर बहुत धीर गंभीर थे। वह निधि की भावुकता, सरलता को जानते थे। उसी भावुकता के कारण वचनबद्ध होकर वह अपनी संतान के सुख से वंचित हुए थे। उन्हें निधि के भविष्य की भी चिंता थी। निधि की भावुकता प्रायः उसे कष्ट दे जाती थी, पर वह सारा कष्ट भूलकर फिर बच्चों जैसी सरलता के साथ बार बार भावुकता के भंवर में फंसकर कष्ट उठाती रहती थी। उन्होंने निधि को रोकते हुए कहा, सुनो, पहले हिमांशु से पूछ लो, वह बड़ा हो गया है। उसकी राय जाने बिना चाचा से बात करना ठीक नहीं। निधि सहम गई। अरे, मैंने तो कंचन से पूछ लिया, कहीं हिमांशु मना कर दे तो? उसे अपने पति की सलाह पर पूरा भरोसा था और वह अपनी सरलता, भावुकता पर धोखा खाकर पहले भी पछता चुकी थी तथा आगे से सावधान रहने का संकल्प भी लिया था, पर अपने मन की तरलता से विवश थी। पति की आशंका सही सिद्ध हुई। हिमांशु से निधि ने जब कंचन के बारे में बात की तो उसने आंखें चुराते हुए कहा था, भाभी, मेरी एक क्लासमेट मेरी मित्र है। मैं उसे आपसे मिलवाना चाह रहा था, पर डर रहा था कि आप कहीं मना न कर दें। निधि के भीतर कुछ खट से टूट गया था। वह चुप रह गई थी। दूसरे दिन हिमांशु उस कन्या को लेकर घर आया। अनायास निधि के मन ने इस रोशनी नामक लड़की के पार्श्व में कंचन को खड़ा करके देखा। कहीं कोई मेल नहीं था। आज निधि के मन में यकाएक हुक उठी थी कि क्या मेरा सगा बेटा होता तो वह भी मुझे सोचने समझने और तय करने का समय न देता। हिमांशु कह रहा था, रोशनी के पेरेंट्स तैयार हैं, बस आपको और भैया को हाँ करनी है। अर्थ समझ में आ गया, हाँ ही करनी है, ना का तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है। हिमांशु की पत्नी बनकर रोशनी आ गई थी और निधि के कलेजे का टुकड़ा रोशनी का हो गया था। पता नहीं उसके हृदय में इंदिवर और निधि के लिए कितनी जगह बची थी। बची भी थी कि नहीं, निधि सोचती रह गई थी। एक सप्ताह के भीतर ही निधि के समझ में आने लगा था कि उसके हिमांशु के हृदय में रोशनी और उसके मायके का कुनबा पूरा आसन जमा चुका है
और इंदिवर तथा निधि दोनों पुरानी चीजों की तरह कबाड़ बन गए हैं, जो कुछ दिन किसी कोने में रहेंगे फिर दरवाजे के बाहर कर दिए जाएंगे। फिर भी निधि ने रोशनी का, उसके परिवार का हृदय से स्वागत किया था, उसकी हर इच्छा पूरी की थी। पति पत्नी दोनों ने अपने बड़प्पन की मर्यादा को निभाते हुए उनके सुख के सारे साधन जुटाए थे। निधि अनुभव कर रही थी कि इंदिवर भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। वे किसी से कभी अपना दर्द नहीं कहते थे, निधि से भी नहीं, क्योंकि जानते थे कि निधि उनके दर्द से बेचैन हो जाएगी। शनैः शनैः उनका स्वास्थ्य गिरता गया। एक दिन निधि ने हिमांशु से कहा, तुम्हारे भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, उन्हें अपने साथ अस्पताल ले जाकर जांच करा दो। हिमांशु भाई के पास जाने के लिए लपका, तब तक पीछे से रोशनी की आवाज सुनाई दी। हिमांशु, भाभी स्वयं भी तो लेकर जा सकती हैं। तुम किसी डॉक्टर को फोन करके कह देना, चेकअप कर लेगा। आज हमें कहीं जाना है ना, क्या भूल गए? हिमांशु के पांव पीछे मुड़ गए। अरे हाँ भाभी, आप चले जाइएगा, मैं डॉक्टर धवन को फोन कर दूंगा। इंदिवर दरवाजे से भीतर आ रहे थे और पूरा वार्तालाप सुन चुके थे। वहीं से अपनी कोठरी में लौट गए। निधि के बहुत कहने पर भी वे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर धवन को दिखाने नहीं गए। निधि के बहुत जोर देने पर वैद्य जी के यहाँ गए। वैद्य जी ने नाड़ी देखते ही कहा, इनको हृदय दौर्बल्य है, क्या ये किसी मानसिक चिंता से ग्रस्त हैं? निधि चौंक पड़ी। नहीं काका जी, कैसी चिंता, भगवान का दिया सब कुछ है। पर आगे कुछ कहते कहते जीभ का उत्साह थम गया। पति की आंखों में देखा, वहां निराशा का अवसाद तैर रहा था। निधि पति के इलाज के लिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम, होम्योपैथिक सब ओर दौड़ लगा रही थी। कभी लगता कि ठीक हो रहे हैं, कभी लगता कि नहीं। वह रोज राह देखती कि हिमांशु और रोशनी आकर हालचाल पूछेंगे या प्रश्न करेंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा या दिखाने क्यों नहीं गए। पर देर रात लौटकर दोनों सीधे अपने कमरे में चले जाते थे। एक दिन पड़ोस की एक डॉक्टर ने निधि को बधाई दी। बधाई हो, आपके घर में किलकारी गूंजने वाली है, वह भी जुड़वां। निधि हर्ष विह्वल हो उठी। रोशनी के कमरे में जाकर उसको हृदय से लगा लिया। बेटी, आज तुमने वह खुशी दी है जिसके लिए मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है। हिमांशु ने बाहर आकर भैया भाभी के पैर छुए तो दंपति निहाल हो उठे। इसी दिन के लिए तो माता पिता इंतजार करते हैं कि संतान की संतान देखें, कुल की वंश वृद्धि करके माता पिता के ऋण से उऋण हो सके। दंपति ने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया और निधि ने पूरे मंदिर में तथा पूरे पड़ोस में प्रसाद बांटा। चारों ओर निधि की उदारता और अच्छाइयों का बखान हो रहा था। पड़ोसी ने रोशनी को बधाई देते हुए यह जरूर कहती थी कि निधि भाभी की खुशी तो मन में समा ही नहीं रही है। इंदिवर भैया भी बहुत खुश हैं। निधि को भी वैद्य जी की बात याद आई कि इन्हें खुश रखिए, सोचने चिंतित होने का कोई मौका ना दीजिए। निधि को लगा कि उसके अच्छे दिन लौट आए। अब बच्चों में ये भी व्यस्त हो जाएंगे और खुश रहेंगे तो ठीक रहेंगे। उसके मन में एक बात का मलाल जरूर उभरा कि इतनी बड़ी और अच्छी खबर उसे पड़ोसन से मिली, पर फिर इस विचार को उसने झटक कर फेंक दिया। इस खुशी को तनिक भी कम नहीं करना चाह रही थी, फिजूल की बातें सोचकर। रोशनी ने एक बेटी और एक बेटा, दो स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इंदिवर निधि ने बहुत भव्य उत्सव का आयोजन किया। हिमांशु के जन्म का उत्सव मात्र शोक के कारण नहीं मनाया गया था। इस शुभ घड़ी पर वह कसर भी पूरी करनी थी। सारे नाते रिश्तेदार मित्र पड़ोसी आमंत्रित थे, पर इंदिवर को माता पिता की स्मृति रुला रही थी। निधि को सास ससुर का बिछोह साल रहा था। आज की यह खुशी उनके बिना अधूरी लग रही थी। दोनों ने माता पिता के चित्र पर माला चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया और नवजात शिशुओं के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना की। अस्पताल से घर आने पर नवजात शिशुओं को लेकर हिमांशु रोशनी को माता पिता और ईश्वर को प्रणाम करने के लिए निधि ने कहा तो रोशनी के चेहरे की भंगिमा बदल गई, पर निधि ने अनदेखा कर दिया। तीर्थों और मंदिरों में जाकर दंपति ने
स्वयं दर्शन पूजन किया और उनसे दोबारा दर्शन करने जाने को नहीं कहा। 1.25 महीने बीतने पर घर में सत्यनारायण की कथा पूजन स्वयं निधि इंदिवर ने की। देवर देवरानी के लिए और उसके बच्चों के लिए कौन भैया भाभी इतना करते हैं। चारों ओर वाह वाह होने लगी थी। दंपति गदगद थे। उत्सव पूजा पाठ के बाद जब भीड़ भाड़ समाप्त हुई तो निधि ने हंसते हुए दोनों बच्चों को 2 पालनों में रखकर उनकी डोर इंदिवर के दोनों हाथों में थमा दी। लो बाबा जी, अब दोनों को झुलाओ और हरि गुन गाओ। इंदिवर उस दिन खुलकर हंस पड़े और निधि के हाथों में दोनों डोर पकड़ाकर साथ साथ झुलाते हुए सूरदास का पद्य गाने लगे। यशोदा हरि पालने झुलावे। अभी पद्य गायन का उल्लास शिखर की ओर बढ़ ही रहा था, तब तक नौकर ने आकर कहा, भाभी ने बच्चों को लेने के लिए भेजा है, और एक पालना खींचकर ले जाने लगा। दूसरा पालना रोशनी की छोटी बहन थामकर ले चली। दंपति अवाक रह गए, जैसे कोई सपना देख रहे हो और नींद टूट जाए। इंदिवर ने निधि की ओर प्रश्नसूचक निगाहें डाली। निधि, क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझे वचनबद्ध किया था? निधि अपने रुदन का आवेग रोक नहीं पाई और भागकर अपनी कोठरी में चली गई। पीछे से इंदिवर भी पहुंचे। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का कंधा अपने आंसुओं से तर कर लिया था। उसके बाद बच्चों की एक झलक देखने के लिए वे तरसने लगे। सारी सुख सुविधाएं जुटाकर भी अपनी रातों की नींद और दिन का चैन वे खो चुके थे। इंदिवर का स्वास्थ्य फिर शिथिल होने लगा। निधि ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। घर में 2-2 डॉक्टर होते हुए भी वे अकेले और असहाय थे। हिमांशु कभी अपने भैया भाभी के पास जाना चाहे या बात करना चाहे तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता था। निधि अस्पताल से पति को घर लेकर लौटी। कुछ आराम हो गया था। डॉक्टर ने बहुत सारी सावधानियां बताई थीं, चेतावनी दी थी, खान पान की सुचारू व्यवस्था की हिदायतें दी थी। निधि जी जान से पति की सेवा में जुट गई थी। एक दिन हिमांशु ने आकर कहा, भाभी, हमने एक मकान बुक कराया था, उसका नंबर आ गया है, लोन लिया है, पर अभी 10 लाख रुपए की कमी है। निधि ने इंदिवर की ओर देखा। उनके पास तो जो जमा पूंजी थी सब बच्चों के जन्मोत्सव पर धूमधाम में नेक चार में खर्च कर चुके थे। अब तो दवा आदि के लिए भी उन्हें चिंता हो रही थी कि कैसे और कहां से इंतजाम करें। हिमांशु और रोशनी से कुछ कहने की ना उनमें हिम्मत थी और ना उम्मीद। हिमांशु चाहता तो बड़े से बड़े डॉक्टर लाकर खड़ा कर देता, अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं जुटा देता, पर भैया भाभी को चुप देखकर हिमांशु बोल उठा, भैया, यह घर गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। इंदिवर अवाक थे। हिमांशु आगे बोल रहा था, धीरे धीरे मकान छुड़ा लिया जाएगा, 25 साल के भीतर ही छुड़ाना होगा, नहीं तो बैंक नीलाम कर देगा। इंदिवर ने निधि की ओर देखा। निधि उनकी ओर ही देख रही थी। वे देख चुके थे कि दरवाजे के बाहर रोशनी खड़ी थी। वह स्वयं भीतर नहीं आई थी। निधि का मन इस चतुराई भरे छल पर क्षुब्ध हो उठा, पर वह बोली नहीं। सोचा, ठीक है, अब वह भी इंदिवर के परामर्श के बिना कुछ नहीं करेगी। तब तक हिमांशु ने बैंक का फॉर्म इंदिवर के सामने रख दिया। उसमें सब कुछ भर दिया गया था, केवल भैया भाभी के हस्ताक्षर की कमी थी। भैया, यह मकान वैसे भी पुराना हो गया है, 25 साल में तो ढह ही जाएगा, तब इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अभी इसके 10 लाख मिल जाएंगे, बैंक वाले बता रहे थे। निधि इंदिवर दोनों ही चौंक कर हिमांशु को देखने लगे। कब देखा बैंक वालों ने? हमसे पूछे बिना आपने इतना सब? तब तक रोशनी भीतर आ गई थी। भाई साहब, इसमें इतना पूछताछ करने की क्या जरूरत है? मकान में हिमांशु भी तो आधे के हिस्सेदार हैं। उन्हें जरूरत है, तभी तो उन्होंने बैंक वालों से बात की। निधि इंदिवर हिस्सेदार शब्द का वार नहीं झेल पा रहे थे। उन्हें याद आ गया था, माजी ने कहा था, मैं इंदिवर को एक बहन देना चाह रही थी, हिस्सेदार नहीं। इसे अपना बेटा मानकर पालना, हिस्सेदार नहीं। वे कुछ सोचें या कहें उसके पहले ही बैंक के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए उनके हाथ में कलम दे दी गई थी।
इंदिवर ने एक विवश व्यक्ति की तरह कातर भाव से निधि की ओर देखा। निधि ने आंख के संकेत से ही हामी भर दी। इंदिवर का हस्ताक्षर कराकर रोशनी तेजी से कमरे से बाहर हो गई। हिमांशु उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते उसने भाई और भाभी की ओर अत्यंत कातर दृष्टि डाली और हाथ जोड़ लिए। ऐसा लगा कि वह अपनी विवशता की कहानी कह रहा हो। निधि का हृदय उसके प्रति द्रवित हो उठा। क्या करे बेचारा, उसकी चल नहीं पा रही। मकान गिरवी रखा गया। जितना पैसा मिला सब इंदिवर और निधि ने हिमांशु को दे दिया। वे चाहते भी तो उसमें से कुछ अपने लिए बचा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे मौकों पर रोशनी हिमांशु के साथ जरूर रहती थी कि कहीं भाई और भाभी के एहसानों तले दबा हिमांशु भावुक न हो जाए। मकान की किस्तें चुका दी गईं। हिमांशु और रोशनी ने गृह प्रवेश की पूजा को ढकोसला समझा और व्यर्थ का खर्च मानकर निधि की दबी जबान से किए गए प्रस्ताव को हंसकर टाल दिया। इस बार भी निधि ने इंदिवर को साथ लेकर उस घर में स्वयं जाकर हवन कर दिया। अपने संतोष के लिए खूब सारी प्रार्थनाओं के अक्षत उस घर में छींट आई कि ईश्वर इस घर का मंगल करते रहें, बच्चे स्वस्थ सुखी रहें, बचपने के कारण हुई उनकी गलतियां प्रभु क्षमा करें। मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाई, प्रसाद बांट भी आई और उस घर में भी प्रसाद रखाई कि बच्चे खा लेंगे। उसका धर्म भीरू मन डरता था कि कहीं प्रसाद या पूजा की अवज्ञा से उनका कोई अनिष्ट न हो जाए। इसीलिए उसने अपनी पूजा के क्षण अधिक कर दिए। हर पूजा में रोशनी और हिमांशु की ओर से प्रसाद या हवन की आहुति दोहरा तिहरा कर डालती रही। निधि ने अब कुछ कहना या समझाना छोड़ दिया था। हिमांशु सपरिवार नए घर में चला गया था। जाते जाते बोला था, भाभी वहां सब व्यवस्थित हो जाएगा, तब आप लोगों को ले चलूंगा। पर यह बात कहते हुए वह चोर निगाहों से आगे पीछे देख रहा था कि कोई अर्थात रोशनी उसकी बात न सुन ले। उनके जाने के बाद रात भर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रह गए थे। निधि पश्चाताप के बोझ से दबी जा रही थी कि पति को क्यों विवश किया था वचनबद्ध होने के लिए। इंदिवर उसका दुख समझ रहे थे और अपने स्पर्श से सांत्वना दे रहे थे कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, तुम ग्लानि न करो। इसके बाद इंदिवर का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्होंने निधि को साफ मना कर दिया था कि मेरे इलाज के लिए तुम हिमांशु और रोशनी से नहीं कहोगी और ना ही तुम मुझसे उस नए घर में चलकर रहने के लिए कहोगी। हाँ, अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए निधि के भविष्य के लिए वे चिंतातुर हो उठे थे। उन्होंने लेखपाल को बुलाकर खसरा खतौनी का हिसाब लिया और वकील को बुलाकर खेत और बाग का आधा हिस्सा पत्नी के नाम लिखित वसीयत कर दी। यद्यपि वे जानते थे कि नियमानुसार मेरे बाद मेरी पत्नी का ही अधिकार होगा, किंतु निधि की सरलता और भावुकता नहीं बदल सकती, यह भी वे जानते थे। अभी मकान को भी छुड़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मेरे जाने के बाद निधि के सिर पर एक छत तो बची रहे। निधि बदहवास सी अस्पताल और घर के बीच दौड़ लगाती रही, पूजा पाठ मान मनौती करती रही अपने सुहाग को बचाने के लिए, पर उसके जीवन साथी को ईश्वर ने अपने पास बुला ही लिया। निधि ने पति के चिर विजोह के दुख को अपनी शक्ति बना लिया और दीन दुखियों की सेवा में अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया। चारों ओर निधि के कार्यों की प्रशंसा होने लगी। वह हजार हजार बच्चों की मां बनकर अपना वात्सल्य लुटाने लगी। निधि का अधिकांश समय अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, मलिन बस्तियों में बीतने लगा। वह जिधर जाती अपनत्व और स्नेह के दायरे में घिर जाती। हिमांशु की पदोन्नति हुई और वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर दूसरे शहर में नियुक्त होकर गया। वहां उसके स्वागत में डॉक्टरों ने प्रीति भोज का आयोजन किया। हिमांशु ने भाभी को आमंत्रित किया कि आप भी उसमें जरूर शामिल हों। निधि अब नाराजगी, क्षोभ या उलाहने आदि से ऊपर उठ चुकी थी। उसने सहज भाव से जाने की तैयारी की। वहां पहुंची तो कुछ परिचित डॉक्टरों ने उसे पहचाना
और सबसे परिचय कराया कि समाज सेवा के क्षेत्र में निधि जी का बड़ा नाम है। सभी लोग निधि के साथ फोटो खिंचवाने लग गए। कुछ मेडिकल के छात्र छात्राओं ने निधि के ऑटोग्राफ के लिए अपनी नोटबुक आगे बढ़ा दी। रोशनी हिमांशु के साथ घूम घूम कर सबसे मिल रही थी। उसने निधि को भीड़ में घिरा देखा, पत्रकारों को उसकी फोटो खींचते देखा और डॉक्टरों के मुख से निधि जी के संबोधन उसके कानों में लगातार पड़ने लगे तो उसकी भ्रुकुटी तन गई। आज की पार्टी का केंद्र बिंदु तो हिमांशु है और उसके साथ मैं हूं, फिर निधि भाभी को इतना महत्व क्यों मिल रहा है? उसने हिमांशु को अलग बुलाकर कहा, भाभी से कहिए वहां महिलाओं के बीच जाकर बैठे, जहां मेरी मम्मी आदि बैठी हैं। हिमांशु ने निधि को साथ ले जाकर भीतर कमरे में बैठा दिया। वहां महिलाओं के बीच सबके गहने कपड़ों की तारीफ हो रही थी और कौन क्या उपहार लाया है इसकी चर्चा हो रही थी। किस नए डॉक्टर का किस नई डॉक्टर से चक्कर चल रहा है, किस पति पत्नी में अनबन चल रही है और अनबन का कारण क्या है, किसके तलाक की नौबत आ गई है, आदि बातें रस लेकर हो रही थीं। रोशनी की माँ बहनों को घेर कर डॉक्टरों की पत्नियां बैठी थीं और रोशनी की तारीफ के पुल बांधे जा रही थीं। निधि का परिचय रोशनी की माँ ने कराया। ये हिमांशु की भाभी हैं। सभी ने एक औपचारिक मुस्कान फेंक दी और फिर अपने बतरस में लग गईं। निधि की सरल वेशभूषा, श्रृंगार विहीन चेहरा किसी के आकर्षण का नहीं, उपेक्षा का कारण बना था। निधि सुबह की चली हुई थी, थकी भी थी और चाय पीना चाह रही थी, पर किससे कहे उसे संकोच हो रहा था। इतने में एक अवकाश प्राप्त डॉक्टर भीतर आई और बोली कि मैं निधि जी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ हैं? निधि ने उन्हें पहचान लिया। यह तो डॉक्टर निर्मला जी हैं, जो एक बार गांव में निधि के अनुरोध पर मलिन बस्ती के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने आई थी। वह उठकर आगे बढ़ी और उनके पास पहुंच गई। उन्होंने निधि को गले लगा लिया। निधि को जैसे राहत मिल गई हो। औपचारिकताओं की घुटन से बाहर आने का उसे अवसर मिल गया था। वह उनके साथ कमरे से बाहर बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। निर्मला जी को कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए वे क्षमा मांगते हुए चली गईं। उनके जाने के बाद भी निधि वहीं बैठी रही। दर्द से उसका सिर फटा जा रहा था। रोशनी कुछ लोगों को साथ लेकर अपनी माँ बहनों और भाभियों से परिचय कराने भीतर आ रही थी। उसने निधि को वहां अकेले बैठी देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। रोशनी वापस जाकर हिमांशु से बोली, आपकी भाभी अपने को जाने क्या समझती हैं? मेरे परिवार के बीच बैठना अपनी हेठी समझती हैं। इतनी बड़ी समाज सेविका जो हो गई हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाभी को मेहमानों का ध्यान रखना चाहिए? हिमांशु उस समय किसी विशिष्ट व्यक्ति से अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में जरूरी बात करने जा रहा था। रोशनी द्वारा बुला लिए जाने से वह मौका हाथ से निकल गया, क्योंकि वह विशिष्ट व्यक्ति अन्य लोगों से घिर गया था। वह झुंझला उठा और भीतर की ओर मुड़ा। देखा भाभी अकेली बरामदे में गुमसुम बैठी हैं। आते ही उसने पूछा, भाभी यहां अकेले क्यों बैठी हैं? सबके साथ क्यों नहीं बैठती? निधि कहना चाह रही थी कि मेरे सिर में तेज दर्द है, चाय पीना चाहती हूँ, पर जैसे ही उसके मुंह से चाय शब्द निकला, हिमांशु बोल उठा, चाय आप रोशनी के परिवार के साथ भी पी सकती थी, पर आपको तो उसके परिवार वालों से चिढ़ है। आपको तो हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। निधि हिमांशु की ओर देखती रह गई। वह चाय की तलब भूल गई, सिर का दर्द भूल गई। बस उसकी इच्छा हुई कि अपना मुंह छिपाकर कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां कोई उसके मन के हाहाकार को न देख सके न समझ सके। उसके कानों में केवल ये शब्द गूंज रहे थे, वीआईपी ट्रीटमेंट। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।